Hello students, today we will discuss one of the most important application of the Gauss theorem, which is to find the electric field due to a uniformly charged spherical shell. A spherical shell means which is hollow from inside and the charge is distributed uniformly on the surface of it. Suppose this is that spherical shell having charge q uniformly distributed over the surface. If the radius of this spherical shell is capital R, we have to find the electric field intensity in three different cases. First is when the point lies outside the spherical shell. When the point lies outside the spherical shell. As you can see from here, देखो ये पॉइंट जो है हमारा अगर शेल से बाहर लाई करे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी हमें सबसे पहले ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, गॉस थ्योरम यूज करनी है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कि गॉस थ्योरम हमारे लिए कहां हेल्पफुल है। तो एप्लीकेशंस में जो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके लिए हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे था सेंटर से, और उस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए एक आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। दिस इज द गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग द स्फेरिकल शेल। नाउ इफ यू अप्लाई द गॉस थ्योरम ऑन दिस होल सरफेस, then according to Gauss theorem you have to write the relation phi e is equals to integral E dot ds is equals to q over epsilon naught. Here the angle between E and ds, E और ds देख रहे हैं आप एक ही तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0। जब थीटा 0 हो गया तो आप E डॉट ds को खोलेंगे तो E ds cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपने E ds लिख सकते हैं इसको। और वहां से E चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी गॉसियन सरफेस पे एक सा होगा। क्यों एक सा होगा? क्योंकि चार्ज जो है सेंटर पर कंसीडर किया जा रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को आपने बाहर लिखा इंटीग्रल ds इक्वल्स टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ds, इंटीग्रल ds दैट इज 4 pi r स्क्वायर व्हिच इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो E into 4 pi r स्क्वायर यू हैव q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Further, on simplifying this, you will have E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q over r square. As you notice from here, ये जो फील्ड हमको मिल रहा है, जो फील्ड हमें मिला वो फील्ड बिल्कुल वही फील्ड है जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से मिलता है। तो हम कह सकते हैं एक स्फेरिकल शेल भी एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रही है जब हम उस शेल से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव for the electric field when the point lies outside. अब देखो अगर हम यहां से खिसकते खिसकते कहां पहुंच जाए, सरफेस पे पहुंच जाए, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि सरफेस पे आप आएंगे तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रखा, इस रिलेशन में रख दीजिए, यू हैव द एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड। देयर इज नो चेंज, कोई और चेंज नहीं होना इसमें। क्यों? क्योंकि केवल क्या चेंज हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। So you will notice that this r is less than this small r. That's why the field is maximum. This field is considered to be maximum on the surface. अब तीसरा जो केस है, जब पॉइंट हमारा इसके अंदर लाई करे, जैसे यहां पर हम कहते हैं पॉइंट हमारा कहां लाई कर रहा हो, अंदर, तो इस अंदर पॉइंट को एनक्लोज करते हुए आप एक गॉसियन सरफेस में से कंसीडर कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल फिर से 0 का होगा, और जब एंगल 0 का होगा और अगर दोबारा से आप गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि इंटीग्रल E डॉट ds बराबर होना चाहिए q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस? You will notice here that there is no charge enclosed by this Gaussian surface because the charge is lying on the spherical shell and not inside it. तो जब चार्ज हमारी Gaussian surface के अंदर कोई भी नहीं है तो हम कह सकते हैं इसके अंदर का चार्ज क्या हो गया, दिस विल बिकम 0।
जब ये 0 हो गया तो इंटीग्रल ई डॉट ds 0 हो गया, और जब इंटीग्रल ई डॉट ds 0 हो गया तो इसलिए ये भी 0 हो गया। और हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंट हमारा फील्ड जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर लाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और ये 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहेगा सेंटर तक कहीं भी, यानी यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, if we represent this situation on a graph, single graph, so this is x axis and this is y axis, here you are representing r, the distance from the center, and इस तरफ आपने क्या लिया y axis पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने ओरिजिनल जो स्फीयर है हमारा, यहां हम कह सकते हैं ये स्मॉल r और कैपिटल R बराबर थे इस पॉइंट पर, तो ये ओरिजिनल जो स्फीयर हमने जो लिया था r रेडियस का, वो हमारा स्फीयर ये। तो आप देख रहे हैं जब तक हम सेंटर से सरफेस तक आते हैं तो सरफेस तक आते आते फील्ड हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, वो फील्ड कैसा है, 0, और जैसे हम सरफेस पे पहुंचते हैं सरफेस पे फील्ड एक्शन जंप कर गया, मैक्सिमम हो गया, तो ये हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं इट गोज ऑन डिक्रीजिंग इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस चार्ट। So the last application of this Gauss theorem is that we have to find the electric field due to a thin infinite plane sheet of charge. How we can have this? तो देखो दो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और तीसरा और आखिरी एप्लीकेशन, और कह सकते हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू अ लार्ज थिन शीट ऑफ चार्ज। तो आपने क्या किया, एक इनफाइनाइट शीट चार्ज की कंसीडर की, हमें इस शीट की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपने इस शीट से पास होता हुआ एक सिलेंडर कंसीडर किया, और जो कि 2r डिस्टेंस का है, यानी सेंटर से r डिस्टेंस ये और r डिस्टेंस ये, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो टोटल एरिया है इसका एंड का, वो कैपिटल ए है, और एक छोटा सा लेंथ एरिया एलिमेंट जो आपने लिया है वो ds है। अब यहां पे आप देखें क्योंकि शीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बाहर की तरफ होगा, तो यहां देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ जाता है। एरिया वेक्टर अगर देखते हैं तो यहां पे एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ, यहां पर भी फील्ड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर इज द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू एनी सरफेस, ये हम जानते हैं। अब गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस शीट के ऊपर जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है। मान लीजिए वो सिग्मा है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपने Q अपॉन ए, यहां से Q कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए, ये हमारी सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये। अब अगर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम लगानी है, क्योंकि हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो गॉस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल u डॉट ds इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं आधे पार्ट की, और उसके बाद में उसको गॉस लॉ का इस्तेमाल इसकी बात करेंगे अगले स्टेप में। तो सबसे पहले फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल u डॉट ds जब आपने निकाला तो देखिए s लिखा हुआ है, s का मतलब है इंटीग्रल ओवर द होल सरफेस, और सरफेस इस सिलेंडर की कौन कौन सी है, दो है, एक तो इसकी कर्व सरफेस और दो इसके एंड्स, पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जब हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीग्रल ई डॉट ds कर्व सरफेस, इंटीग्रल ई डॉट ds इनटू टू एंड्स, क्योंकि दो एंड्स हैं इसके, एक ये और दूसरा ये। अब देखो ई और ds के बीच में कर्व सरफेस को अगर हम देखें तो एंगल कितना है, 90 का, इधर ds ऊपर, और cos 90 क्या होता है, 0, so this part becomes 0, and this part is twice integral e dot ds, which is twice e integral ds। क्यों, क्योंकि e तो कांस्टेंट होगा इन पॉइंट्स पर, और इंटीग्रल ds को हमने ऐस सच लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a, which is the area of the ends, area of the ends। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई दैट phi is equals to 2ea। अब क्या करें, अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली phi क्या होना चाहिए, q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, और q कितना होता है, सिग्मा a, यहां लगा दिया सिग्मा a ओवर एप्सिलॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। क्या कर सकते हैं, दोनों ही फाई हैं, दोनों को बराबर रख सकते हैं। बराबर आपने रखा तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से ए काट दीजिए तो E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज द फाइनल एक्सप्रेशन यू हैव फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यही नहीं, देखिए इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कई बार क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बोर्ड में आया हुआ है, और देखो किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने ये दूसरी फिगर बनाई हुई है, ये भी एक तरीके से इसी का एप्लीकेशन है, इसी का यूज है। क्या करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। या हम क्या निकालना चाहते हैं, इसकी तीन रीजन हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले साइन कन्वेंशन के थ्रू ये माना है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली शीट हमारी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है और दूसरी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। अब देखो पहले रीजन में, दूसरे रीजन में और तीसरे रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि डायरेक्शन हम कैसे देखें। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, तो फील्ड दोनों से बाहर की तरफ होगा। इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे फील्ड बाहर की तरफ, यानी EA और EB दोनों बाहर की तरफ आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम सेकंड रीजन में जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी वजह से फील्ड बाहर की तरफ और इसकी वजह से फील्ड भी बाहर की तरफ, तो इसलिए इसमें फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इन द सेम मैनर इन द थर्ड रीजन ऑल्सो दोनों की वजह से फील्ड बाहर की तरफ, तो EA और EB दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अब हम ये भी जानते हैं भाई कि EA और EB आखिर होता कितना है। अभी आपने प्रूव किया है कि EA और EB कितना है, E is equals to sigma over 2 epsilon naught. Here EA is equals to sigma over 2 epsilon naught. अब A सिग्मा के लिए क्या लगा देंगे, A, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट। इन द सेम मैनर EB जो होगा वो क्या होना चाहिए, सिग्मा B ओवर 2 epsilon naught। ये आपने एक्सप्रेशन लिख दी है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखो, अब हम तीनों रीजन्स में फील्ड लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो कैसे, फर्स्ट रीजन इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में मींस यहां EA और EB दोनों ही लेफ्ट में, तो E जब निकालेंगे E फर्स्ट तो क्या आएगा, माइनस EA और माइनस EB। माइनस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि वी आर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमने फील्ड को टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव माना है, हम जा रहे हैं लेफ्ट, इसका तो दोनों फील्ड नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव हो गए तो EA माइनस E और माइनस EB इसको लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं तो ये आपको मिल जाता है माइनस सिग्मा A ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूले से आया, माइनस सिग्मा B ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी फॉर्मूले से आया, माइनस 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट को आपने कॉमन ले लिया, सिग्मा A प्लस सिग्मा B आपको मिल गया, जो कि एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, नेगेटिव आ। अगर हम दूसरे रीजन में जाते हैं तो E सेकेंड जो कि बराबर होगा EA माइनस EB के, पता क्यों, क्योंकि EA राइट में है, EB लेफ्ट में, और जब इसकी वैल्यू लगाते हैं तो आपको मिल जाता है 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B। In the same manner, in the third region also, you have E third, which is equals to, both are positive, EA plus EB। वैल्यू लगाएंगे तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इस तरीके से हमें ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये इक्वेशंस मिल जाती हैं, और हम कह सकते हैं कि भाई इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। कई बार सवाल ये भी आ सकता है कि सपोज करो आपको सिग्मा A जो सिग्मा दे रखा है और सिग्मा B जो माइनस सिग्मा दे रखा है, तो अगर सिग्मा A सिग्मा हो और सिग्मा B माइनस सिग्मा हो, हालांकि मैंने नोट्स में सब प्रोवाइड किया है आपको, आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब ये लगाएंगे वैल्यू तो इनमें हम डायरेक्टली ये वैल्यू लगा सकते हैं विद देयर साइन, और जब ये वैल्यू हम विद देयर साइन लगाएंगे तो यहां से हमको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कितने होंगे, और आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में आता है वो आता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी ओनली सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड इन द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0 इन दैट केस।
So this completes the first chapter. Thank you.